Hello everyone, I welcome you to our YouTube channel. Today we'll be studying EVS Chapter 1 of Standard 5 Maharashtra State Board, our Earth and our Solar System. We begin with paragraph 1. When we look up from an open ground, we see the sky. In a clear night sky, we can see many stars. They are very far away from the Earth. अगर हम खुले मैदान में खड़े होकर ऊपर की तरफ देखते हैं तो हमें ऊपर स्काई मतलब आकाश दिखता है। यही अगर हम रात को देखते हैं तो हमें काफ़ी सारे स्टार्स भी दिखते हैं। ये हमारी अर्थ यानी धरती से बहुत दूर होते हैं। Some stars are prominent while some are tiny and faint. If we look at them carefully, we find that many of them twinkle, but some do not. गौर से देखने में हमें ये समझता है कि कुछ स्टार्स ब्राइट हैं जो कि हमें आसानी से दिख जाते हैं, वहीं कुछ ऐसे हैं जो काफ़ी छोटे हैं और क्लियरली नहीं दिखते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो बहुत सारे स्टार्स ट्विंकल करते हैं यानी जगमगाते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ स्टार्स ट्विंकल नहीं करते। The sun and the moon are comparatively close to the earth, so we can see their round shapes clearly. The sun, the moon, the stars, the planets, etc. are all known as heavenly bodies. सन और मून अर्थ से थोड़ा नज़दीक है, इसलिए हमें उनका राउंड शेप्स क्लियरली दिखता है। सन, मून, स्टार्स, प्लैनेट्स और वो सारे ऑब्जेक्ट्स जो नेचुरली स्काई में फॉर्म होते हैं उन्हें हम हेवनली बॉडीज़ कहते हैं। अभी अगर आप देखोगे तो एक एक्टिविटी दिया गया है विच आई रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स टू ट्राई। इसमें स्टूडेंट्स को 2 नाइट के लिए स्काई को ऑब्जर्व करना है। आप कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव संडेज ले सकते हो। कुछ पॉइंट्स है जो आपको आपके ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंगली नोट डाउन करना है, जैसे कि हेवनली बॉडीज़ की ब्राइटनेस, स्टार्स दोनों रात को ट्विंकल कर रहे हैं या नहीं, उनके कलर और साइज़ में आपको कोई डिफरेंस दिख रहा है, क्या उनके पोजीशन चेंज हो रहे हैं। आप दोनों भी नाइट्स में मून के ब्राइट पोर्शन का पिक्चर ड्रॉ करके जो भी चेंजेस हमें दिखाई देती है उन्हें नोट डाउन कीजिए। बस ये छोटा सा एक्टिविटी है जो आपको ट्राई करना है। नाउ लेट्स प्रोसीड विद डेफिनेशंस। स्टार्स, द हेवनली बॉडीज दैट ट्विंकल आर कॉल्ड स्टार्स। स्टार्स हैव देयर ओन लाइट। हेवनली बॉडीज जो ट्विंकल करते हैं यानी जगमगाते हैं उन्हें हम स्टार्स बोलते हैं। स्टार्स की अपनी खुद की रोशनी होती है। The sun is a star. It is closer to us than any of the other stars. Hence, it appears big and brilliant. In its bright light during the day, we cannot see other stars. आपको ये मालूम नहीं होगा लेकिन सन भी एक स्टार है जो हमसे काफ़ी क्लोज है अगर हम बाकी स्टार्स के साथ कंपेयर करें तो। इसलिए सन हमें बड़ा और बहुत ब्राइट दिखता है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो सन की ब्राइटनेस की वजह से हमें दिन में कोई और स्टार स्काई में नहीं दिखते। प्लैनेट्स, the heavenly bodies that do not twinkle are called planets. Planets do not have light of their own. They get light from the stars. Planets revolve around a star even as they rotate around themselves. जो हेवनली बॉडीज ट्विंकल नहीं करते उन्हें हम प्लैनेट्स बोलते हैं। प्लैनेट्स के पास अपनी खुद की रोशनी नहीं होती है, उनको स्टार्स से लाइट मिलता है। प्लैनेट स्टार के अराउंड घूमते हैं, मतलब वो स्टार की परिक्रमा करते हैं। इसे हम रिवॉल्व करना बोलते हैं। ठीक इसी तरह प्लैनेट्स खुद अपने आप में भी चक्कर लगाते हैं, जिसे हम रोटेट करना बोलते हैं। द सोलार सिस्टम, आवर अर्थ इज अ प्लैनेट। इट गेट्स इट्स लाइट फ्रॉम द सन। इट मूव्स अराउंड द सन। इट्स मूवमेंट अराउंड द सन इज कॉल्ड द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। हमारा अर्थ भी एक प्लैनेट है जिसे सन से रोशनी मिलती है। अर्थ सन के चारों ओर घूमता है और अर्थ का सन के आजू बाजू चक्कर लगाने को ही हम रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ कहते हैं। Besides Earth, there are 7 other planets that revolve around the sun. They are Mercury, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. अर्थ के अलावा 7 प्लैनेट्स और हैं जो अर्थ की तरह सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिनके नाम ऊपर दिए गए हैं। Every planet in the solar system revolves around the sun along a specific path. This path is known as the planet's orbit. The sun, which is a star, and the planets that revolve around it are together called the solar system. Besides the planets, the solar system also includes various other heavenly bodies. सोलार सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो सब सन के आजू बाजू रिवॉल्व करते हैं एक पर्टिकुलर पाथ पे। इस पाथ को हम प्लैनेट का ऑर्बिट कहते हैं। सन और वो प्लैनेट्स जो सन के अराउंड रिवॉल्व होते हैं ये सब एक साथ सोलार सिस्टम फॉर्म करते हैं। प्लैनेट्स के अलावा सोलार सिस्टम में और भी काफ़ी हेवनली बॉडीज़ होते हैं।
जिनके बारे में हम अभी डिटेल्स में देखेंगे। सैटेलाइट्स। Some heavenly bodies revolve around planets. These are called satellites. Satellites too get their light from the sun. We see the moon at night. It revolves around the earth. Hence, it is called as the satellite of the earth. जो heavenly bodies planet के around revolve करते हैं उन्हें हम satellites कहते हैं। सैटेलाइट्स को भी उनकी रोशनी सन से ही मिलती है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो मून जो हमें रात को दिखता है वो एक्चुअली में अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, इसलिए मून को अर्थ का सैटेलाइट कहा जाता है। Most of the planets in the solar system have satellites. The planets revolve around the sun along with their satellites. ज़्यादातर सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स के सैटेलाइट्स होते हैं। ये प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं अपने सैटेलाइट्स के साथ। Dwarf planets. There are some smaller heavenly bodies that revolve around the sun. They are called dwarf planets. Of these, the most well known is Pluto. Dwarf planets revolve independently around the sun. They have an orbit of their own. कुछ छोटे हेवनली बॉडीज होते हैं जो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। इन्हें हम ड्वार्फ यानी छोटे प्लैनेट्स कहते हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा जाना माना ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो है। ड्वार्फ प्लैनेट्स खुद ही फ्रीली सन के अराउंड घूमते हैं। इनका खुद का ही ऑर्बिट यानी पाथ होता है। एस्टेरॉइड्स। Between the planet's Mars and Jupiter, there is a band of numerous small heavenly bodies. They are called asteroids. Asteroids also revolve around the sun. मार्स और जुपिटर के बीच कई सारे छोटे छोटे हेवनली बॉडीज का बैंड है जिसे हम एस्टेरॉइड्स कहते हैं। ये एस्टेरॉइड्स भी सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। Compared to the sun, other heavenly bodies in the solar system are much smaller. The moon is closest to the earth. That is why it appears to be so big, although it is actually very smaller than the sun. अगर आप सन के साथ कंपेयर करोगे तो बाकी जितनी भी हेवनली बॉडीज है सोलर सिस्टम में वो सब काफ़ी छोटे हैं। मून अर्थ से सबसे ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए हमें मून बहुत बड़ा दिखता है, बल्कि असलियत में मून सन से बहुत ज़्यादा छोटा है। A diagram of the solar system is given below. In it, you see the sun in the center, the heavenly bodies that revolve around it and their orbits. The planets, satellites, dwarf planet and asteroids are all part of the solar system. आप देख सकते हो सोलार सिस्टम का डायग्राम दिया गया है। इसमें सन बीच में है और हेवनली बॉडीज हैं जो कि अपने ऑर्बिट के साथ साथ सन के अराउंड भी रिवॉल्व करते हैं। प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स और एस्टेरॉइड्स ये सब सोलार सिस्टम का ही हिस्सा है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आपको सोलार सिस्टम रेफर करके आंसर करना है। सन से सबसे पास में कौन सा प्लैनेट है? तो अगर आप देखोगे तो सन से सबसे पास मर्क्यूरी है। अर्थ का पोजीशन क्या है सन से? So the position of Earth is third. अर्थ और मर्क्यूरी के बीच में कौन सा प्लैनेट लाई करता है? तो अर्थ और मर्क्यूरी के बीच में विनस लाई करता है। मार्स के बाद कौन से प्लैनेट्स हैं? मार्स के बाद जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो प्लैनेट है। सन से सबसे ज़्यादा दूर कौन सा प्लैनेट है सोलार सिस्टम में? तो सन से सबसे ज़्यादा दूर प्लूटो है। ग्रेविटी। All heavenly bodies exert a force of attraction or a pull on one another. This force is called the force of gravity. हर heavenly bodies के पास एक force होता है जो बाकी objects को अपनी तरफ खींच सके। इस force को हम force of gravity कहते हैं। The sun exerts a gravitational pull on all planets, whereas the tendency of the planet is to move away from the sun. As a result of these two forces, a planet keeps revolving around the sun at a fixed distance in a fixed orbit. In the same way, satellites revolve around their planets. सन एक ग्रेविटेशनल पुल प्लैनेट्स पे अप्लाई करता है जिससे वो प्लैनेट्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। ठीक इसी तरह प्लैनेट्स भी एक फोर्स अप्लाई करता है सन से दूर जाने के लिए। ये दोनों भी फोर्सेस के वजह से प्लैनेट सन की चारों तरफ एक फिक्स डिस्टेंस में अपने ही फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करने लगता है। ठीक इसी तरह सैटेलाइट्स भी अपने प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो झाड़ में से लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स ये सब नीचे ज़मीन पे गिरते हैं। पहाड़ से अगर कोई पत्थर को छोड़ा जाता है तो वो नीचे की तरफ रोल होता है। ठीक इसी तरह बरसात में बारिश की बूंदें आसमान से नीचे धरती पे गिरती है। ड्यू टू द अर्थ्स ग्रेविटी ऑल थिंग्स ऑन द अर्थ रिमेन ऑन इट। इवन इफ वी थ्रो समथिंग अपवर्ड विद ग्रेट फोर्स इट फाइनली फॉल्स डाउन टू द ग्राउंड। अर्थ की ग्रेविटी के वजह से सारी चीज़ें अर्थ पे ही रहती है। चाहे हम कोई भी चीज़ कितनी भी ताकत लगाकर ऊपर की तरफ फेंके वो अंत में नीचे ज़मीन पे ही गिरेगी।
People have always been curious about the heavenly bodies in the sky. They have always wanted to reach them. However, to send some objects from the earth into space, it must be given power against the force of gravity. Rocket technology or space launch technology is used for that purpose. हमें हमेशा लगता है कि हम हेवनली बॉडीज के बारे में और समझ सके, ऊपर स्काई में जाकर ये सारे ऑब्जेक्ट्स देख पाए, लेकिन अगर हमें कोई चीज को अर्थ से स्पेस में भेजना है तो अर्थ के फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट पावर देना पड़ेगा। इसलिए रॉकेट या स्पेस लॉन्च टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। रॉकेट को लॉन्च करने के लिए हम रॉकेट को पावर देते हैं जो अर्थ के ग्रेविटी के अगेंस्ट हो, ताकि जब ये ऊपर की तरफ जाए तो अर्थ के फोर्स ऑफ ग्रेविटी के वजह से वापस धरती पे ना आ पाए। One of the Diwali firecracker is called a rocket. It is packed with explosive substances. The explosives burn rapidly and produce a lot of energy. The design of the rocket is such that the firecracker is pushed in a certain direction at a great speed. दिवाली के फटाकों में हम जो रॉकेट जलाते हैं वो ठीक इसी तरह होता है। रॉकेट के अंदर एक्सप्लोसिव यानी विस्फोटक पदार्थ होते हैं, वो भर दिए जाते हैं। जब हम रॉकेट जलाते हैं तब ये एक्सप्लोसिव बहुत ही जल्दी आग पकड़ लेते हैं और खूब सारे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इसे इस तरह से बनाया गया है कि ये एक डायरेक्शन में तेजी से खुद को पुश कर सके ग्रेविटी के अगेंस्ट। Very powerful rockets are used to send a spacecraft into space. A tremendous quantity of fuel is burnt in rockets so that spacecraft weighing thousands of tons can be launched into space. In the 20th century, a few countries of the world developed space technology and sent hundreds of spacecraft into space. Our country is well known for the development of its space launch technology. काफ़ी ताकतवर रॉकेट स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में फ्यूल रॉकेट्स में जलाया जाता है ताकि स्पेसक्राफ्ट जिसका वेट कई हजार टन्स हो वो भी स्पेस पे लॉन्च किया जा सके। अगर हम 20वीं सदी की बात करें तो काफ़ी कंट्रीज़ ने स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। हमारी कंट्री भी स्पेस लॉन्च टेक्नोलॉजी में बहुत ही अच्छी तरह से डेवलप कर रही है। Some spacecraft remain in space. Some are brought back to Earth, while some land on other planets or satellites. In some missions, scientists also travel in spacecraft. They are called astronauts. कुछ spacecraft स्पेस में ही रह जाते हैं स्पेस के बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए, बल्कि कुछ अर्थ में वापस लाए जाते हैं और कुछ तो ऐसे होते हैं जो दूसरे प्लैनेट्स या सैटेलाइट्स में लैंड किए जाते हैं। हमारे कुछ मिशंस में साइंटिस्ट भी स्पेसक्राफ्ट में ट्रैवल करते हैं। इन साइंटिस्ट को हम एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं। राकेश शर्मा became the first Indian astronaut to go into the space in 1984. He spent 8 days on a space station for a joint mission of ISRO and the Soviet Intercosmos. Seeing India from the space, he said that it looked सारे जहां से अच्छा। राकेश शर्मा इंडिया के पहले एस्ट्रोनॉट थे जो 1984 में स्पेस पे गए थे। उन्होंने एक जॉइंट मिशन के लिए 8 दिन स्पेस स्टेशन पे बिताए थे। Space scientists have not yet been able to find a single other planet which has life on it. Therefore, our Earth is an invaluable planet. The degradation of its environment for any reason will be a threat to the existence of life itself. हालांकि एक बात हमें ध्यान में रखना है कि स्पेस साइंटिस्ट ने अभी तक एक भी प्लैनेट ऐसा नहीं ढूंढा है जहाँ पे कोई लाइफ है। इसलिए हमारा अर्थ प्लैनेट बहुत ज़्यादा प्रेशियस है। इसलिए कहा जाता है कि हमें हमारे इन्वायरमेंट की सुरक्षा करनी चाहिए, क्योंकि इन्वायरमेंट के नुकसान की वजह से हमारी ज़िंदगी पे बुरा असर हो सकता है। चैप्टर 1 यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नीचे एक्सरसाइज दिए गए हैं जो आपको करने हैं। अगर आपको कोई भी सेक्शन में कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आपके डाउट्स पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।